नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। यूपी के अलीगढ़ में रविवार को कोरोना की जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया और टीम के सदस्यों को दौड़ा कर पीटा। इसके साथ ही जरूरी दस्तावेज भी फाड़ दिए। वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने गांव से भागकर जान बचाई, जबकि ग्रामीणों के हमले में 2 स्वास्थ्य कर्मी बुरी तरह से घायल हो गए। स्वास्थ्य कर्मियों ने इसकी शिकायत पुलिस में की और मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं बता दें, ग्रामीणों के हमले का शिकार हुए स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्यों ने अब आगे के लिए गांव में कोरोना की सैंपलिंग करने से इनकार कर दिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम का कहना है कि अगर उनको पुलिस सुरक्षा दी जाती है तभी आगे गांव में कोरोना की सैंपलिंग करने जाएंगे। आगरा के हरी पर्वत क्षेत्र में तिरंगा अपार्टमेंट में व्यापारी की हत्या और लूट के मामले में फरार 25-25 हज़ार के 2 इनामियों को पुलिस ने घेर लिया। बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इस पर पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जब उसका साथी भागने में सफल रहा। एसपी सिटी ने बताया कि फ्रीगंज के तिरंगा अपार्टमेंट में 12 अप्रैल की रात को व्यापारी किशन गोपाल अग्रवाल की हत्या कर दी गई थी। इस केस में फरार आरोपी पंकज और विजय उर्फ करू के ट्रांसपोर्ट नगर में किसी वारदात की फिराक में आने की जानकारी मिली थी। दोनों आरोपियों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। पुलिस को आरटीओ कार्यालय वाले मार्ग पर रेलवे लाइन की ओर से बाइक सवार 2 लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बदमाश बाइक को मोड़कर भागने लगे। पुलिस ने घेरा तो बदमाशों ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने भी जवाब में गोलियां चलाईं। गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका साथी भागने में सफल रहा। गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में अपना नाम पंकज बताया है, जो कि गांव हिम्मतपुर जिला एटा का रहने वाला है। उसके पास से एक तमंचा, 2 कारतूस, 12,000 रुपये, बाइक, एक चेन बरामद की गई है। पूछताछ में पंकज ने बताया कि फरार साथी विजय उर्फ करू ने तिरंगा अपार्टमेंट में व्यापारी की हत्या करके लूट की योजना बनाई थी। उसके साथ अवधेश भी था। हत्या और लूट करने 6 बदमाश आए थे। इनमें से 4 नीलम, यज्ञपाल, सचिन और अवधेश को पुलिस पहले ही गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है। आरोपी पंकज के खिलाफ 14 मामले दर्ज हैं। पूछताछ करने पर नीलम ने बताया कि वह 3 बच्चों की मां है। पति से विवाद हो गया है, अलग रहती है। पति से केस चल रहा है। लूट की रकम और जेवरात में आधा आधा बांटना तय हुआ था। जेवरात करीब 1 किलो सोने के होने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक व्यापारी की हत्या करके 1,60,000 रुपये और कुछ जेवरात लूटे गए थे। नीलम ने पुलिस को बताया कि 12 अप्रैल की रात को खाना खाने के बाद व्यापारी तिजोरी वाले कमरे में सो गया। तभी व्यापारी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। तिजोरी में रखे नकदी जेवरात लूट लिए गए। आरोपियों से लूटा गया मोबाइल फ़ोन, जेवरात और 9,000 रुपये बरामद किए गए हैं। देखिए, 13 अप्रैल 2021 को फ्रीगंज एरिया जो हरिपर्वत थाना क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पे तिरंगा अपार्टमेंट में एक किशन अग्रवाल नाम के एक वृद्ध व्यक्ति की हत्या और लूट उनके घर पे हुई थी। कुछ पैसे और जेवरात वहाँ से लूट लिए गए थे। इसमें विवेचना के दौरान 6 लोग प्रकाश में आए थे। 4 लोगों को ऑलरेडी थाना पुलिस को और एसओजी को गिरफ्तारी करने में कामयाबी प्राप्त हुई है। और इसमें आज एक सूचना मिली थी कि 2 जो इसके वांछित अपराधी है, दोनों 25-25 हज़ार रुपये के इनामी हैं। एक का नाम पंकज उर्फ नबंटी है, दूसरा विजय उर्फ करुआ है। ये दोनों लोग आज किसी ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए टीपी नगर चौकी क्षेत्र में आने वाले हैं। घेराबंदी, नाकाबंदी इनकी की गई। जब गाड़ी, इनकी मोटरसाइकिल जब यहाँ से गुजरी, उनको रोकने के लिए इशारा भी किया गया, परंतु ये लोग इशारे को नहीं माने और जब फोर्सफुली रोकने की इनको कोशिश की तो इन्होंने फायरिंग पुलिस के ऊपर ओपन कर दी। जवाबी कार्रवाई में इनके एक व्यक्ति को इसमें से गोली लगी है, दूसरा व्यक्ति मौके से भागने में कामयाब हुआ है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम पंकज उर्फ बंटी है। 25,000 का इनाम यह है। मौके से एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, कुछ खाली कारतूस, कुछ भरे हुए कारतूस जो है बरामद हुए हैं। एक तमंचा भी बरामद हुआ है। त्वरित इसको इलाज के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेजा गया है।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक अपनी बहन को छोड़ने उसके घर गया था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। युवक की हत्या किसने और क्यों की, पुलिस इसकी जांच कर रही है। आपको बता दें कि मैनपुरी जिले का रहने वाला युवक पुष्पेंद्र अपनी बहन को छोड़ने थाना खैरगढ़ के गांव नगला जयकिशन में आया हुआ था। देर रात किसी ने उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि पुष्पेंद्र की शादी तय हो चुकी थी और 18 जून को बारात जानी थी। उससे पहले ही किसी ने उसकी हत्या कर दी। मैनपुरी से फिरोजाबाद पहुंचे मृतक के परिजन घटना के संबंध में कुछ भी बता पाने की स्थिति में नहीं है। भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग अब भी जारी है। इस कड़ी में DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक कोरोना की दवा विकसित की है। कोरोना के इलाज में कारगर बताई जा रही ये दवा 2DG की पहली खेप आज लॉन्च की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन इस दवा को लॉन्च करने वाले हैं। लॉन्चिंग के बाद अगले 2 दिन में ये मरीजों को मिलनी शुरू हो जाएगी। सूत्रों की माने तो हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैब में इसकी 10,000 से ज्यादा डोज बनकर तैयार की जा चुकी हैं। रक्षा मंत्रालय ने इस महीने की शुरुआत में बताया था कोविड-19 के मध्यम और गंभीर लक्षण वाले मरीजों पर इस दवा के आपातकालीन इस्तेमाल को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI की ओर से अनुमति मिल गई है। गौरतलब है कि कोरोना के नए मामलों में लगातार हुई बढ़ोतरी को देखते हुए DCGI ने इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी। आपको बता दें कि भारत में कोरोना की दूसरी लहर के चलते नए मामलों में अब हल्की गिरावट दर्ज की गई है। DRDO के सहयोग से हमारे आदरणीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में ये शायद हमारी पहली इंडिजिनस रिसर्च के आउटकम के तहत दवा है जो सीधे सीधे कोविड के वायरस के प्रकोप को पूरे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कम करने का पूरा पोटेंशियल रखती है। दूसरी बात कि शायद मई के महीने में ये लगातार, वैसे तो पिछले सप्ताह में लगातार हमने देखा कि हम लोगों के जो भारत में केसेस रिकवर हो रहे थे उनकी संख्या जो नए केसेस आ रहे थे उनसे ज़्यादा थी। पहले सप्ताह में 4 दिन लगातार हमने ऐसा समय देखा जब 4 लाख से ज़्यादा केसेस लगातार आते रहे। लेकिन आज का दिन मैंने कहा कि सुखद अनुभूति का इसलिए भी है क्योंकि आज लगभग 1 लाख केसेस की रिकवरी ज़्यादा हुई है नए केसेस के मुकाबले। नए केसेस अगर 2,81,000 हुए हैं तो रिकवरीज लगभग 3,79,000 के करीब हुई हैं। इसलिए मैंने कहा कि मई के महीने में ये शायद आज का दिन सबसे ज़्यादा सुखद दिन है और मुझे पूरा विश्वास है, जितनी मैंने चर्चा की डॉक्टर चांदना से, डॉक्टर अनंत भट्ट से, इन मास को भी इसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। CCMB हमारा CSIR का हैदराबाद की लेबॉर्ट्री, उसको भी बधाई देना चाहते हैं। डॉक्टर रेड्डीज लैब को भी बधाई देना चाहते हैं। हमारे सेंट्रल ड्रग कंट्रोल के DG डॉक्टर सोमानी को भी बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी देश में इस 1 साल में जो फेज़ 1 से शुरू होकर और फेज़ 2, 3 तक ट्रायल्स हुए, इसमें जैसा अभी रेड्डी जी ने भी कहा कि लगभग 30 अस्पताल, उनके डॉक्टर्स, उन्होंने इस रिसर्च के अंदर पूरा परिश्रम करके कंट्रीब्यूट किया। 1 साल तक एक दवा की खोज में रिसर्च करने के लिए भी बहुत धैर्य चाहिए और वो सारे धैर्य का परिचय देते हुए आज वो दिन आया जब हमारे सामने एक दवा जिसमें प्रबल संभावनाएं हैं, जिसमें उसकी साइंस समझने की मुझे भी मौका मिला कि शायद ये उन सेल्स में जहाँ जाकर वायरस अपना प्रकोप
तेजी से बढ़ाने का प्रयास करता है, वहीं पर ये किस प्रकार से सेलेक्टिवली दवा पहुंचेगी, वहाँ पर वायरस के सिंथेसिस को कैसे ये रोक पाएगी, वहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन को कैसे जो है रोक पाएगी, और एक प्रकार से पॉजिटिवली जो अभी तक के रिजल्ट्स हैं, जो हमारा ठीक होने का समय है, उसको कम कर पाएगी, ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंडेंस को कम कर पाएगी। तो मुझे आज के इस अवसर पर वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए भगवान से ये भी प्रार्थना करनी है कि ये जिस प्रकार का इसके इनिशियल रिजल्ट्स हमको ट्रायल्स में दिखाई दिए हैं, ये आने वाले समय के अंदर खाली भारत के लिए नहीं, अपितु पूरे संसार के लिए कोविड के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। वैज्ञानिकों ने जो इस ड्रग का इजाद किया है, जो इस ड्रग को तैयार किया है, मैं तो उनको अपनी तरफ से बधाई देना ही चाहता हूँ, पूरे डीआरडीओ को बधाई देना चाहता हूँ, डीआरडीओ के हमारे चेयरमैन को भी बधाई देना चाहता हूँ, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को भी बराबर इस संबंध में वैसे उन्होंने पहले भी मुझे जानकारी दी थी, यह काम हमारे यहाँ चल रहा है। लेकिन जब इसमें कामयाबी हासिल हुई तो जब उन्होंने इसकी जानकारी मुझे दी तो सचमुच मुझे इसकी बेहद खुशी हुई है। और जो काम हमारे वैज्ञानिकों ने किया है उसके लिए तो मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ। और मैं ये कहूँगा डॉक्टर जी सतीश रेड्डी से, यह सब सारा समाप्त होने के बाद जब भी कभी अवसर मिले तो आपकी देख रेख में जिन साइंटिस्ट का मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है इस ड्रग को तैयार करने में, और मैं समझता हूँ कि हमारी डॉक्टर के सतीश रेड्डी जिनकी लैब के कोऑपरेशन से काम हुआ है, इनमें जिनका मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है उनको स्वयं मैं अपने हाथों से सम्मानित करना चाहूँगा। क्योंकि मनुष्य की सबसे स्ट्रांग फीलिंग यदि कोई होती है मन की, एक सेंस ऑफ रेस्पेक्ट, सेंस ऑफ प्राइड, सबसे जबरदस्त ये फीलिंग होती है। चाहे हम उनको जितनी भी रकम दे दें, जितना भी पैसा दे दें, मैं समझता हूं कि सम्मान देने के मुकाबले उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए यह काम निश्चित रूप से होना चाहिए। और हमारे ये जो काम हुआ है, मैं समझता हूं हमारे साइंटिफिक प्रोग्रेस का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं पुनः सभी वैज्ञानिकों को अपनी तरफ से बधाई देता हूं। और इसलिए मैं डीआरडीओ और ड्रग के रिसर्च और डेवलपमेंट से जुड़े सभी लोग हैं, जैसा मैंने कहा, उनको मैं सम्मानित खुद करूंगा और मैं अपनी तरफ से उनको हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। और यह ड्रग जिसका यह इजाद हुआ है, यह आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है। यानी हमारे देश के सामने एक बड़ा से बड़ा जो चैलेंज आया है, तो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वह क्षमता है, वह ताकत है कि उसका मुकाबला वह कर सकते हैं। और जो यह ड्रग का इजाद किया गया है, मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो साइंटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है, उसका भी एक उदाहरण है। और जब भी हमारे देश को जरूरत पड़ी है, जब मैं रक्षा मंत्रालय का दायित्व नहीं संभाल रहा था, तब से मैं जानता हूं डीआरडीओ ने बहुत ही अहम भूमिका का निर्वाह किया है। और डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जिस तत्परता के साथ अपने काम में लगे रहते हैं, क्योंकि हमारे रक्षा मंत्रालय के जो सेक्रेटरी हैं, डीआरडीओ के चेयरमैन हैं, मैं उनकी भी भूमिका को देखता हूं। सचमुच मुझे लगता है कि उसकी मैं प्रशंसा न करूं तो उनके साथ ये इनजस्टिस होगी। बहुत ही बराबर इन सब सारी चीजों में सिंसियरली वो अपना रोल प्ले करते रहते हैं। आज इस ड्रग की लॉन्चिंग हुई है और देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हैंड ओवर किया है। और इन्हें जिन्हें करना चाहिए, राजेश भूषण जी हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे डायरेक्टर एम्स डॉक्टर गुलेरिया जी, उनको उन्होंने हैंड ओवर किया है। लेकिन मैं मानता हूं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, यह करने के परिणाम स्वरूप हम सबों को निश्चिंत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ सारे एक्सपर्ट्स बैठे हैं, वो जानते हैं। क्योंकि एक्सपर्ट्स के द्वारा जो ये जानकारियां प्राप्त हो रही हैं कि आगे भी और कोई वेव आ सकती है, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहूंगा।
लेकिन हमको निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। न हम निश्चिंत होंगे और न हम थकेंगे और न किसी रूप में हम हारेंगे। हम कोविड पर विजय प्राप्त करेंगे। इस संकल्प के साथ हम सबको आगे बढ़ते रहने की आवश्यकता है। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में डिवाई के पास मध्य गंग नहर में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए मृतकों को दफना दिया। हापुड़ के सिंबावली थाना क्षेत्र में डिवाई के पास मध्य गंग नहर में डूबे युवक का शव बरामद कर लिया गया। परिजनों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही मृतक को दफना दिया है। सिंबावली थाना क्षेत्र के गांव अनूपपुर डिवाई निवासी 30 वर्षीय युवक हंसार शुक्रवार की शाम को अपने साथियों के साथ गांव के पास ही मध्य गंग नहर में नहाने गया था। नहर में नहाते समय गहरे पानी में डूब गया, जिसकी सूचना उसके साथियों ने परिजनों को दी। उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंचे। पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर युवक की तलाश की, लेकिन रात के समय युवक का पता नहीं चल सका। उसके बाद सिंबावली पुलिस ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों से वार्ता कर नहर का पानी रुकवा दिया। पानी कम होने के बाद सुबह एक बार फिर युवक की तलाश शुरू की गई। अनूपपुर डिवाई से करीब 2 किलोमीटर दूर बुकलाना गांव के पास नहर में युवक का शव बरामद हो गया। युवक की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। इस संबंध में पुलिस का कहना है कि मृतक के परिजनों की मांग पर बिना पोस्टमार्टम कराए सब पंचनामा भरकर उनके परिवार को सौंप दिया गया है। भगवान केदारनाथ के कपाट आज सुबह तड़के 5 बजे पूरे विधि विधान के साथ आगामी 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं। अब आगे आने वाले 6 महीनों तक यहीं पर भगवान की पूजा संपन्न की जाएगी। कोरोना संक्रमण के चलते कपाट खुलने के मौके पर केदारनाथ धाम के रावल, मुख्य पुजारी, प्रशासन समेत देवस्थानम बोर्ड के कुछ सदस्य ही मौजूद थे। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ के कपाट अगले 6 महीने के लिए खोल दिए गए हैं, लेकिन आम भक्तों के दर्शन पर रोक लगाई गई है। कोरोना के प्रकोप के कारण यहाँ नित्य सेवाएं केवल पुजारी ही संपन्न करेंगे। इसके अलावा आम जनता को यहाँ आकर दर्शन की अनुमति नहीं है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से मंदिर में पहली पूजा की गई और रुद्र अभिषेक किया गया। गौरतलब है कि अब आगे आने वाले 6 महीनों तक यहीं पर केदार बाबा विराजमान रहेंगे। आपको बता दें कि सुबह सर्वप्रथम मंदिर के सीलबंद मुख्य कपाट को खोला गया। इसके बाद गर्भगृह में पूजा अर्चना की गई। भविष्य में सरकार द्वारा परिस्थितियों को देखते हुए दर्शनों का निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल आम जनता के लिए दर्शन की अनुमति नहीं दी गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर के कलेक्ट्रेट में इंटीग्रेटेड कमांड कोविड-19 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इसके बाद सीएम ने जिला पंचायत के सभागार में अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कोविड-19 के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। सीएम योगी जिले के किसी भी एक गांव में जाकर ग्रामीणों से सीधा संवाद भी करेंगे। सीएम जिले में जिला चिकित्सालय के अलावा अन्य किसी निजी कोविड सेंटर का निरीक्षण भी कर सकते हैं। सीएम के निरीक्षण के लिए प्रशासन ने शासन को 5 गांव की सूची भेजी थी, जिनमें शहर से सटे गांव मुस्तफाबाद, पचेड़ा, सिलाजुड़ी, रामपुर और सिसोना शामिल हैं। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के मुजफ्फरनगर में आगमन को लेकर रविवार को पूरा प्रशासन तैयारियों में जुटा रहा। पुलिस लाइन से लेकर कलेक्ट्रेट तक साफ सफाई, रंगाई पुताई की गई। कोविड कंट्रोल रूम को पूरी तरह से आधुनिक बनाया गया। डीएम दफ्तर को भी चमका दिया गया। जिला चिकित्सालय में भी रंगाई पुताई और साफ सफाई हो गई। 2 दिनों में इतने काम हो गए जो आम दिनों में 1 सप्ताह में भी नहीं हो सकते थे। निरीक्षण के बाद पत्रकार वार्ता में सीएम योगी ने कहा, मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि आपकी मुजफ्फरनगर में भी 6 ऐसे प्लांट लगने जा रहे हैं जो यहाँ पर 4 पहले से थे, उनकी क्षमता कम थी। 6 नए प्रस्तावित किए गए हैं जिनको हम यहाँ पर लगाने जा रहे हैं। हम लोगों ने वर्तमान में जो एक आशंका व्यक्त की जा रही है कि गाँवों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका है, राज्य सरकार उसके प्रति पूरी सतर्क है। 5 मई से ही हमारी गांव-गांव में घर घर
सर्वे का काम चल रहा है। हमारी निगरानी समिति स्क्रीनिंग का काम करती है। स्क्रीनिंग के बाद लक्षण युक्त और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिकल किट उपलब्ध करा रही है। उन लोगों को होम आइसोलेशन में रहना है, क्वारंटीन सेंटर में रहना है या हॉस्पिटल में पहुंचाना है, इसको तय करती है और सूची इंटीग्रेटेड कोविड कंट्रोल सेंटर में उपलब्ध कराती है। ICCC से 24 घंटे के अंदर रैपिड रिस्पांस टीम उस गांव में पहुंच करके एंटीजन टेस्ट कराती है। एंटीजन टेस्ट के बाद भी अगर कुछ लोगों में संदेह है तो उनका RT-PCR जांच करवाने का कार्य हो रहा है। एक बृहद पैमाने पर एक कार्यक्रम जहां चल रहा है, वहीं साथ ही साथ ये भी तय किया गया है कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और फॉगिंग की कार्रवाई भी हर एक गांव में हो, कंटेनमेंट जोन में हो। राज्य सरकार ने यह भी तय किया है कि हम लोग जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन उपलब्ध कराएंगे। कम्युनिटी किचन हर एक जनपद में प्रारंभ किया गया है। शासन स्तर पर 71 जनपदों में स्वयं चल रहा है। शेष 4 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाएं संचालित कर रही हैं, लेकिन राज्य सरकार उसको सपोर्ट कर रही है। हमने राज्य सरकारों से आज सुबह ही मैंने बैठक ली और मैंने इस बारे में कहा है कि नहीं, राज्य सरकार सही 75 जनपदों में स्वयं भी चलाए और स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग इसको चलाने की कार्रवाई करें। तो ये कार्य हमारा युद्ध स्तर पर पूरे राज्य के अंदर चल रहा है। कंटेनमेंट जोन में डोर स्टेप डिलीवरी को भी आगे बढ़ाने की कार्रवाई हमारी चल रही है और हम लोग उसको आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अभी जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं थर्ड वेव के प्रति हम लोग पूरी तरह सतर्क हैं और हर जनपद को कहा गया है अभी से थर्ड वेव के बारे में आशंका है कि बच्चों पे ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं। यद्यपि पहले ही उसमें कहा, पहली फर्स्ट वेव में ही ये बात कही गई थी कि हाई रिस्क कैटेगरी के लोग बाहर न निकलें, खासतौर पर जिसमें 60 साल से ऊपर के लोग, 10 साल से छोटी उम्र के बच्चे, गर्भवती महिलाएं, कम इम्यूनिटी के लोग, कमज़ोर इम्यूनिटी के लोग और एक से अधिक बीमारी से ग्रसित कोई भी व्यक्ति एक घर के बाहर न निकले, घर में भी मास्क धारण करें। किसी भी व्यक्ति को बाहर निकलना है, जो शेष अन्य लोग हैं, आवश्यक कार्य से बाहर निकलना हो तो मास्क जरूर पहने और 2 गज की दूरी का जरूर पालन करें। थर्ड वेव के बारे में जो बच्चों के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही है, राज्य सरकार ने अभी से अपनी तैयारी कर ली है। हर जनपद में पीको के निर्माण की, पीडियाट्रिक ICU के निर्माण की कार्रवाई, मैन पावर की ट्रेनिंग की कार्रवाई, पीडियाट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, इन सब की ट्रेनिंग की कार्रवाई राज्य के अंदर हम लोगों ने प्रारंभ की है। ब्लैक फंगस की भी एक पोस्ट कोविड पेशेंट में ब्लैक फंगस की एक नई चैलेंज हमारे सामने आई है। कुछ मामले प्रदेश के अंदर आए हैं, उनके उपचार की व्यवस्था की जा रही है। एक एडवाइजरी पूरे प्रदेश के अंदर जारी की गई है कि ब्लैक फंगस के अलावा पोस्ट कोविड कोई भी ऐसी समस्या देखने को मिलती किसी पेशेंट में तो उनके लिए एक अलग वार्ड बना करके उनके मुफ्त में उपचार की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में प्रारंभ की जाए, जिससे हर एक व्यक्ति की जान हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उसको बचाया जा सके और हर एक व्यक्ति को के जीवन को बचा करके हम लोग उसकी ऊर्जा का उपयोग समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कर सकें। आप सबसे मेरी अपील है, राज्य सरकार ने अपने स्तर पर जो कार्रवाई की है, केंद्र सरकार जो कार्रवाई कर रही है, खासतौर पर केंद्र सरकार ने हर एक गरीब को 5 किलो यूनिट यानी पर यूनिट 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवाने की कार्रवाई शुरू की है। प्रदेश के अंदर 20 मई से खाद्यान्न वितरण होगा। राज्य सरकार ने जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने के लिए हर पात्र गृहस्थी और अंत्योदय कार्ड धारक के साथ साथ हर जरूरतमंद को खाद्यान्न उपलब्ध करवाने, निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई को अपनी मंजूरी दी है। इसके साथ ही जो डेली कमाने वाले लोग हैं, श्रमिक हैं, स्ट्रीट वेंडर हैं, माली है, कुली है, पलेदार है, नाव है, धोबी है, मोची है, इन सभी लोगों को 1000 रुपये का
भरण पोषण भत्ता भी प्रदेश सरकार ने अपनी स्वीकृति दी है। ये जून माह में सभी लोगों को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर विचार कर रहा है। विभाग के अधिकारी जल्द ही अपना प्रस्ताव सरकार के सामने पेश करेंगे। मई के अंतिम सप्ताह तक सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। बोर्ड के अधिकारी ने बताया कि एक विकल्प ये है कि जुलाई से पहले सप्ताह से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों की परीक्षाएं कराई जाएं। दूसरा विकल्प ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा रद्द कीजिए। दूसरा विकल्प ये है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं। तीसरा विकल्प ये है कि स्कूलों की ओर से भेजे गए आंतरिक मूल्यांकन के अंकों के आधार पर बोर्ड परीक्षाओं के अंक देकर छात्रों को प्रमोट कर दिया जाए। चौथा विकल्प ये है कि CBSE की तर्ज पर 5-5 शिक्षकों की कमेटी गठित कर मूल्यांकन कराकर परिणाम जारी किए जाएं। इंटर की परीक्षा को लेकर विभाग CBSE के निर्णय का इंतजार कर रहा है। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा का कहना है कि 20 मई के बाद बैठक करके निर्णय लिया जाएगा। अब अगर बोर्ड परीक्षाएं कराई जाती हैं तो परेशानी क्या क्या होंगी। पहली परेशानी ये होगी कि जिले में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से लेकर यूपी बोर्ड और शासन के अधिकारी कोरोना संक्रमित हैं। कुछ अधिकारी पोस्ट कोविड दिक्कतों से जूझ रहे हैं। दूसरी परेशानी ये है कि कोरोना संक्रमण के बीच 56 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कराना चुनौती भरा है। तीसरी परेशानी ये है कि आगामी शैक्षिक सत्र में ज़्यादा विलंब न हो, इसके लिए परीक्षा कराने के साथ साथ समय पर परिणाम जारी करना भी चुनौतीपूर्ण है। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के बाद सक्रिय हुई जनपद पुलिस के हाथ एक सफलता लगी है। बरदा थाना क्षेत्र के जमू बाबा गांव के पास ईंट भट्टा से भारी मात्रा में लहन और अवैध शराब बरामद की गई है। एसपी ने बताया कि मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि बरदा थाना क्षेत्र के जमुआ गांव के पास ईंट भट्टे पर अवैध शराब तैयार की जा रही है। इस पर देवगांव कोतवाली और बरदा थाने की पुलिस ने छापा मारा। जेसीबी से एक स्थान पर खुदाई कराई गई तो 10 कुंतल लहन बरामद हुई। इसके साथ ही पुलिस ने ईंट भट्टे से भारी मात्रा में बनी अवैध शराब भी बरामद की है। बरामद लहन को मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया और अवैध शराब को थाने ले आई। इस मामले में ईंट भट्टा मालिक सुरेंद्र के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि भले ही मकान अथवा गोदाम किराए पर दिया गया हो, लेकिन जिस मकान या गोदाम से अवैध शराब का भंडारण अथवा बनाते समय पाया जाएगा उसके मालिक के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। शराब कारोबारियों के साथ ही मकान मालिक पर भी मुकदमा दर्ज होगा और गैंगस्टर के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्ति सीज करने की कवायद ही की जाएगी। महामारी के दौर में भी पंचायती राज विभाग कागजी घोड़े दौड़ा रहा है। जिन प्रधानों का अब तक शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ है उन्हें अंत्येष्टि के लिए स्वीकृत 5,000 रुपये का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का फरमान सुना दिया गया है। इससे नवनिर्वाचित प्रधान असमंजस में हैं। दरअसल प्रदेश के कई जिलों में कोरोना संक्रमित या किसी अन्य कारण से मृत्यु होने पर सबको नदियों में बहाने की सूचना आ रही थी। शासन ने किसी भी दशा में शवों को नदी में प्रवाहित न करने और अंतिम संस्कार के लिए अनुमन्य धनराशि का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी नवनिर्वाचित प्रधानों को सौंप दी है। ग्राम पंचायत रामनगर से प्रधान हूँ, निर्वाचित हुआ हूँ। अभी मुझे शपथ नहीं मिली है, परंतु शासनादेश के अनुसार और महामारी के चलते हुए लोगों को पीड़िता देखते हुए मैंने अपने गांव में सैनिटाइज कराया है और साथ में ही मच्छर बहुत था तो मैंने अपने मच्छर की भी दवा का भी छिड़काव किया है, जिससे महामारी को रोकने के लिए मैंने अपना कार्य किया है। और शासनादेश के अनुसार जो मुझे अधिकार मिला है उस अधिकार के नीति और सरकार की नीति के देखते हुए मैं अपना कार्य को प्रारंभ किया है और आने वाले समय में जो शासनादेश मुझे जारी करेगा उसका मैं पालन करूँगा। अच्छा, कुछ अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है प्रधानों का, लेकिन वित्तीय अधिकार मिल गए हैं
अभी वित्तीय अधिकार मिल गए हैं, परंतु आज से ये स्टार्ट हुआ है। परंतु महामारी को देखते हुए लोगों को ज़्यादा परेशानी होते हुए हम लोगों ने सैनिटाइजर का छिड़काव किया है और साथ में ही जो गांव को ना परेशानी हमारी ग्राम सभा को है, इसलिए हमने अपना काम प्रारंभ कर दिया। अपर मुख्य सचिव पंचायती राज मनोज कुमार सिंह की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि ग्राम पंचायतों में निर्वाचित ग्राम प्रधान अपने क्षेत्र में ये सुनिश्चित करें कि प्रधान द्वारा अंतिम संस्कार के लिए अनुमान्य धनराशि का पूर्ण उपयोग हो और किसी भी दशा में सब नदी में प्रभावित न किया जाए। इस संबंध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, जिला पंचायत सदस्यों का भी सहयोग लेना सुनिश्चित किया जाए। वहीं राष्ट्रीय पंचायत राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रदेश महासचिव श्याम नारायण शुक्ला का कहना है कि 12 दिन बीत चुके हैं, नव निर्वाचित ग्राम प्रधानों का शपथ ग्रहण नहीं कराया गया है। प्रधानों का पंचायती सेक्रेटरी के साथ बैंक खाता भी नहीं खुला है। ऐसे में नव निर्वाचित प्रधान किस तरह से राज्य वित्त या अन्य शासकीय मदों की धनराशि का उपयोग सुनिश्चित कर सकते हैं? जी, मेरा नाम विजय कुमार है, ग्राम जैतपुर से प्रधान है हम। तो कोरोना को देखते हुए हम अपने गांव में सैनिटाइजर का छिड़काव करवा रहे हैं। हमारे ग्राम में 2 मौत हो चुकी है कोरोना से संक्रमित होकर, और हमको व्यक्ति सहायता कोई नहीं मिली है अभी। इस तरह से आदेश से नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के बीच सरकार की छवि खराब होती है। सरकार को सबसे पहले प्रधानों का शपथ ग्रहण कराना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में छुट्टियां नहीं होंगी, बल्कि 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई जारी रहेगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि कोरोना संक्रमण के दौरान अप्रैल से 20 मई तक स्कूलों में शैक्षणिक कार्य बंद रहा है, उसे ही छुट्टियां मानते हुए 20 मई से स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की जाएंगी। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि कोई विद्यार्थी, उनके परिवार के सदस्य या शिक्षक कोरोना संक्रमित होते हैं तो उन पर ऑनलाइन क्लास की बाध्यता नहीं होगी। उन्होंने कहा कि 20 मई से ऑनलाइन क्लास शुरू की जाएगी। यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति किसी भी जिले में नियंत्रित नहीं होती है तो वहां पर सक्षम अधिकारी ऑनलाइन क्लास स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि नए सत्र में शैक्षिक कार्य बाधित न हो, इसलिए 20 मई से ऑनलाइन क्लास संचालित करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में भी 20 मई से ऑनलाइन क्लास संचालित की जाएंगी। कोरोना संक्रमण की स्थानीय स्थिति के मद्देनज़र कुलपति इस संबंध में अवकाश बढ़ाने या ऑनलाइन क्लास स्थगित करने का निर्णय ले सकते हैं।